जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सुपर 90 कोचिंग क्लास। और मैं सोनल लामा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास चल रही थी वो रेशियो की चल रही थी और धीरे धीरे हम क्लास को पढ़ते पहुंच गए थे क्लास नंबर 7 पर। तो आज हम क्लास नंबर 7 डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, आइएगा पढ़ते हैं। तो हमारा जो क्लास नंबर 7 है वो डायरेक्टली क्वेश्चन बेस है। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए तो 1 रुपए के 52 सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात जो है वो 3:2:1 है। तो बताइए कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है। हमसे पूछा है कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है। तो प्रश्न कितनी आसानी से हल होगा, आप देखते जाइएगा। एक बार इन तीनों प्रश्नों पर नजर मार लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि एक थैले में 12:11:13 के अनुपात में 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 580 रुपए हो तो 3 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये बात पूछी। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 10:17:7 है। यदि उसने 57 रुपए कमाए हों तो ज्ञात करो कि 20 पैसे के सिक्के कितने हैं। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों में सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे स्टार्टिंग में प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिएगा कि एक थैले में 5 रुपए। प्रश्न नंबर 1, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के 52 सिक्के हैं। सिक्के कितने कितने के, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के टोटल जो सिक्के हैं मिलकर वो कितने हैं, 52 सिक्के, जिनके मूल्य का अनुपात 3:2:1 है। जिनके मूल्य का अनुपात है 3:2:1। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है। तो हमें संख्या बतानी है। तो हमें इससे सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास जो अनुपात दे रखा है, हमारे पास जो रेशियो दे रखा है वो किस चीज का दे रखा है। तो रेशियो देखिएगा किस चीज का, मूल्य का रेशियो दे रखा है 3:2:1। लेकिन हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो किस चीज की, सिक्कों की। तो हमें मूल्य के अनुपात से सिक्कों में कन्वर्ट करना है कि सिक्के का अनुपात बेसिकली होगा क्या। वो बेसिकली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो उस महत्वपूर्ण बात को समझते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। यदि मैं 3:2:1 को मान लूं कि इनके पास जो मूल्य होगा, 1 रुपए के सिक्के बना रहे होंगे 1 यूनिट मूल्य, 2 रुपए के सिक्के बना रहे होंगे 2 यूनिट मूल्य और 3 रुपए के सिक्के बना रहे होंगे 3 यूनिट, यानी कि 5 रुपए के सिक्के बना रहे होंगे 3 यूनिट मूल्य। तो टोटल जो मूल्य बन रहा होगा वो बन रहा होगा 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि टोटल मूल्य बन रहा था 6 यूनिट। टोटल मूल्य 1 रुपए के सिक्कों से भी, 2 रुपए के सिक्कों से और 5 रुपए के सिक्कों से भी जो टोटल मूल्य बन रहा था वो बन रहा था 6 यूनिट। लेकिन हमें चाहिए सिक्के कि कितने यूनिट सिक्के हैं। हमारे पास 52 सिक्के दे रखे हैं तो हमें सिक्के भी यूनिट में चाहिए, क्योंकि हमें तभी हम कंपेयर कर सकते हैं दो चीजों की, तब हमारे पास सिक्के होंगे यूनिट में। तो देखिएगा, 1 यूनिट रुपए, 1 रुपए के सिक्के मिलकर बना रहे हैं। तो मुझे बताइए सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अगर मैं बात करूं आपसे कि 5 रुपए 1 रुपए के सिक्कों से बनाना है तो मैं सिंपली 1 से भाग कर दूंगा तो 5 सिक्के बनेंगे। 1 रुपए के 5 सिक्के बनेंगे 5 रुपए में। तो 1 यूनिट रुपए में भी जो सिक्के बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1 यूनिट। अब 2 रुपए के सिक्के बनाने, 2 यूनिट मूल्य है उनका, यानी कि 2 यूनिट रुपए में 2 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे। ऐसे ही मैं समझता हूं कि 10 रुपए में 2 रुपए के कितने सिक्के निकलेंगे। तो मैं भाग कर देता हूं उस मूल्य से, रुपए बटे मूल्य, सिक्के का मूल्य। तो अब आगे मेरे पास सिक्कों की संख्या। तो यहां पर कितना आ रहा, 2 यूनिट बटे 2। तो यहां भी कितना आ रहा, 1 यूनिट। तो यहां जो सिक्के होंगे वो भी कितने होंगे, 1 यूनिट होंगे। बात करता हूं मैं 5 रुपए वाले सिक्के की। तो 5 रुपए वाले सिक्के की जो 5 रुपए वाले सिक्के जो होंगे, ये 3 यूनिट इनका मूल्य है। तो मूल्य बटे सिक्के का मूल्य, टोटल योग कितने रुपए बना रहे बटे सिक्के का मूल्य। तो 3 यूनिट बटे 5 सिक्के बनेंगे ये वाले मिलकर, और ये टोटली सिक्के तो मेरे 52 के बराबर होंगे। तो यहां से निकल कर आ रहा है कि 3 यूनिट बटे 5 प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट बराबर 52। तो यहां से मुझे निकालनी है 1 यूनिट की वैल्यू, फिर मैं आंसर बता दूंगा आपको। देखिएगा 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, मैं यहाँ से 5 एलसीएम लेता हूँ। तो यहाँ बनेगा 5 यूनिट, 5 यूनिट और 3 यूनिट। तो कितना बन गया, 13 यूनिट। 13 यूनिट बटे 5 बराबर 52।
13 चौका 52, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही 5 चौक 20, 1 यूनिट की वैल्यू आई 20। तो मुझसे पूछा कि 5 रुपए के सिक्के ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपए के सिक्के कितने थे? 3 यूनिट बटा 5, तो 1 यूनिट का मान 20, तो 3 यूनिट का मान 60 बटे 5, तो 5 चौक 20, और यहाँ से आया 3 चौक 12। यानी कि मेरे पास जो 5 रुपए के सिक्के थे वो बच्चा कितने थे? 12 थे। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक प्रत्येक बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ना पड़ेगा। जब बात समझ में आ गई तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 12:11 एक थैले में 12:11 के अनुपात में 3 रुपए, 4 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 580 रुपए हो तो 3 रुपए के सिक्के कितने हैं? ये बात पूछी हमसे प्रश्न में। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही हल्का प्रश्न है। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट कर पाते हैं। आइएगा प्रश्न की ओर। तो देखिएगा बेटा प्रश्न किस प्रकार सोल्व आउट कर पाते हैं। एक थैले में 12:11:13 के अनुपात में सिक्के हैं। 12:11:13। अब अनुपात में जो भी चीज दी हो, या तो मैं इसे x मान लूं तो भी अनुपात इनका यही रहेगा। 13x, 11x, 12x तो भी कट जाएगा। तो 12:11:13 के अनुपात में सिक्के हैं जिनका मूल्य है 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए। जिनका मूल्य 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए। यदि थैले में कुल रुपए 580 हो, कुल रुपए 580 हो, तो 3 रुपए के सिक्के ज्ञात कीजिए कि कितने हैं। तो यहां से अगर मैं 12 यूनिट मान लेता हूं ये वाले सिक्के, 11 यूनिट ये वाले और 13 यूनिट ये वाले, तो 12 यूनिट 3 रुपए के सिक्के हैं। तो टोटल जो मूल्य बनाएंगे वे बनाएंगे 36 यूनिट। मैं बात करूं कि 12 सिक्के 3 रुपए के, तो रुपए बना रहे 36, लेकिन यहाँ यूनिट की बात हो रही तो कितना बनाएंगे? 36 यूनिट जमा। 11 यूनिट 4 रुपए के, तो 11 चौक 44 यूनिट जमा। 13 यूनिट 5 रुपए, 13 पंजे 65 यूनिट, बराबर कितना हो गया? 580। ये टोटल रुपए होगा, ये हमारे बराबर रख दिया। यहाँ से आया 145 यूनिट बराबर 580, और 145 से पूरा कितनी बार घटा? 4। यानी कि 1 यूनिट का मान आ रहा है 4। ये चीज आपको पता चल गई कि 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो अब यहाँ से हमसे क्या पूछा? 3 रुपए के सिक्के कितने हैं? 3 रुपए के सिक्के थे 12 यूनिट, तो 3 रुपए के सिक्के जो होंगे 12 चौक 48 सिक्के होंगे। तो हमारा उत्तर जो होगा वो कितना होगा? 48 होगा। यानी कि हमारे पास 3 रुपए के सिक्के जो होंगे वो कितने होंगे? 48 होंगे। चलें अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा बेटा अगला प्रश्न क्या है? भिखारी वाला। आज भिखारी वाला प्रश्न भी करते हैं। हाँ, तो आज नोट डाउन करते रहिएगा इन चीजों को। कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो तभी उस चीज का फायदा होगा, वरना इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई लाभ आपको नहीं लगेगा, आप लाभान्वित नहीं होंगे। दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपए के सिक्के का अनुपात 10:17:7 है। यदि उसने 57 रुपए कमाए तो ज्ञात करो कि 20 पैसे के सिक्के कितने। ये प्रश्न बिल्कुल पहला वाला प्रश्न जो मैं सबसे प्रारंभ में टाइप किया था सिक्कों का, उसी पर आधारित प्रश्न है। देखिएगा किस प्रकार सॉल्व आउट कर पाते हैं। तो भिखारी बाबा के पास जो सिक्के हैं प्रारंभ में वो कितने थे? 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए। 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनके सिक्कों का अनुपात, जिनका अनुपात 10:17:7 है, जिनका अनुपात 10:17:7 है। मैं मान लेता हूं कि सिक्के जो हैं ये 7 यूनिट हैं, ये 17 यूनिट हैं, ये 10 यूनिट है। ये 7, ये 10 यूनिट, ये 17 यूनिट, ये 7 यूनिट मान लेता हूं। अब मान लिया तो अब देखते हैं कि प्रश्न को कैसे करते हैं। अब 7 यूनिट सिक्के 1 रुपए के, तो मुझे बच्चा रुपए बताइए कि रुपए मिलकर कितने बनाएंगे। आपका उत्तर होगा जी 7 यूनिट रुपए बनाएंगे। 7 यूनिट 1 रुपए के सिक्के हैं, तो मूल्य जो बनाएंगे, रुपए जो बनाएंगे वो 7 ही यूनिट बनाएंगे। 20 पैसे के सिक्के हैं 17 यूनिट, 20 पैसे के सिक्के हैं 17 यूनिट, तो मुझे बताइए जो रुपए बनाएंगे वो कितने बनाएंगे। आपका उत्तर
आने में थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन उस देरी को मैं जल्दी में परिवर्तित करता हूँ। देखिए किस प्रकार आप उत्तर देंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि 1 रुपए के कितने सिक्के या 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे। आप यही बता दीजिए 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे। जी 5 लगेंगे। तो यहां से अगर मैं 17 यूनिट गुणा 1 रुपया बनाऊं 20 पैसे बटे 100, अब मैंने इसको भी रुपए में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 20 पैसे के सिक्के हैं। तो इस 0 से 0 कटा 2 पंजे 10। तो यहां से आपका उत्तर होगा कि 17 यूनिट बटा 5। अब ये चीज कैलकुलेशन आपकी समझ में नहीं होगी, लेकिन मैं आपको साधारणतः एक बात बताऊं तो बात ये है कि 17 यूनिट रुपए में मुझे पूछना है कि सिक्के कितने हैं। 17 यूनिट सिक्कों में मुझे रुपए निकालने हैं। तो वो किस प्रकार निकालूंगा कि 20 पैसे जो हैं, 20 पैसे के कितने सिक्के मिलाकर रुपए बनाएगा 1। तो आप कहेंगे जी 5 सिक्के बनाएंगे, तो उस 5 से ही 17 यूनिट को भाग कर दीजिएगा, वही हमारा मूल्य होगा। समझ गए बात को। अब 10 यूनिट मिलकर 10 पैसे के सिक्के कितने रुपए बनेंगे। आपका फिर उत्तर होगा कि 10 पैसे के कितने सिक्के 10 रुपए 1 रुपया बनाएगा। तो आप कहेंगे 10 सिक्के। तो इस 10 यूनिट को कैसे भाग कर दूं 10 से। तो यहाँ कितना आएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट जमा 17 बटे 5 यूनिट जमा 7 यूनिट, यही हमारा क्या होगा मूल्य होगा, जो किसके बराबर है 57 के। अब मैं यहाँ से 5 भाग लेता हूँ। क्या लेता हूँ 5 ले से, तो 5 यूनिट ही हो गया 35 ही हो गया। तो 5 जमा 35 जमा 17 बटे 5 बराबर 57। और ये कितना हुआ 7 5 12 और 5 17, यानी कि 57 यूनिट बटे 5। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं। यहां से आया 5 यूनिट जमा 17 यूनिट जमा 35 यूनिट ले से लेने के बाद बटे 5 बराबर 57। और यहां से निकल कर आई बात कि 57 यूनिट बटे 5 बराबर 57। 57 से 57 कैंसिल आउट, 1 यूनिट का मान आया 5। जब 1 यूनिट का मान 5 आ गया और हमसे पूछा गया प्रश्न में कि 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 20 पैसे के सिक्के बेटा कितने माने थे मैंने। 20 पैसे के सिक्के कितने माने थे जी 17 यूनिट माने थे। तो 17 यूनिट माने थे, 1 यूनिट का मान 5, तो 17 यूनिट का मान 17 गुणा 5 85, यानी कि 20 पैसे के जो सिक्के होंगे वे कितने होंगे 85 होंगे। बात समझ में आई। तो चलें अगले प्रश्न की ओर। देखिए बेटा अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न किस प्रकार है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:4 है तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। दूसरा प्रश्न नंबर 5, 117 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना था, लेकिन भूलवश 2:3:4 में बांट दिया गया। तो ज्ञात करें कि सर्वाधिक लाभ किसे और कितना हुआ। 2 प्रश्न है। अब हमारे जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं यहाँ से वो विविध में होते हैं। तो विविध में मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो एग्जाम बेस है, एग्जाम में पूछे गए। तो देखिएगा संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात है 1:2। मैं आपको प्रश्न कराता हूं कि प्रश्न किस प्रकार। देखिएगा संपूर्ण पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी में जल, भूमि तथा जल, भूमि अनुपात जल है 1:2। इसका मतलब ये होगा कि एक हिस्सा अगर भूमि है तो 2 हिस्से क्या होंगे जल। चाहे हमारे पृथ्वी का क्षेत्रफल कुछ भी हो, लेकिन उसमें अगर 3 हिस्सों में मैं उसे भाग विभाजित करूं, 3 हिस्सों में अगर मैं संपूर्ण पृथ्वी को बांटूं, क्षेत्रफल कुछ भी हो, तो उसमें एक हिस्सा होगा हमारा भूमि का, 2 हिस्से होंगे हमारे जल के। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अब प्रश्न देखिएगा किस प्रकार है कि हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट दिया। एक का नाम रख दिया उत्तरी गोलार्ध और दूसरे का नाम रख दिया दक्षिणी गोलार्ध। तो हमसे कहा गया कि हमने पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट दिया, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, और इस उत्तरी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। तो बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। हमसे प्रश्न में पूछा कि दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा इसका, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रश्न करना किस प्रकार है।
पहले मैं समझाने के लिए आपको बताऊं कि अगर मैं मान लूं कि भाई साहब हमारा जो 1 यूनिट है वो संपूर्ण पृथ्वी में क्या होगी, भूमि, और 2 यूनिट जो है वो संपूर्ण पृथ्वी में क्या होगा, जल होगा। तो टोटल क्षेत्रफल जो हमारा संपूर्ण पृथ्वी का होगा वो मिलाकर कितना होगा, 3 यूनिट होगा। यहां तक ये बात समझ में आई। तो जब 3 यूनिट संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल हो गया तो मुझे बताइए, जब बराबर बराबर 2 गोलार्ध में बांट दिया हमने पृथ्वी को, तो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल क्या 3/2 यूनिट नहीं होगा? आपका उत्तर होगा जी, होगा, कि 3 को बराबर 2 हिस्से में बांट दिया, 3/2 यूनिट होगा या नहीं होगा। और दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल भी कितना होगा, 3/2 यूनिट होगा। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि हमारा उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल 3/2 यूनिट होगा। कब होगा, बशर्ते कि 3 यूनिट हमारे संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल हो। तो आइएगा प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करते हैं, देखिएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा 3 यूनिट था, हमने तोड़ दिया उसे 3/2 यूनिट में उत्तरी गोलार्ध में, और 3/2 यूनिट उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल है, जिनमें अनुपात है 3:4। जब हमें संपूर्ण क्षेत्रफल पता है तो संपूर्ण क्षेत्रफल को बांटना है 3:4 में। तो 3/2 यूनिट को हमें डिवाइड करना है 3:4 में। तो मुझे बताइए जो भूमि होगी वो कितनी होगी, जो जल होगा वो कितना होगा। तो मुझे बताइए टोटल 3/2 यूनिट के कितने हिस्से करूं मैं, 4 और 3 7 हिस्से कर दूं तो 3 हिस्से भूमि के हो जाएंगे और 4 हिस्से जल के हो जाएंगे। तो 3/2 यूनिट के मैंने कर दिए जी 7 हिस्से, भाग 7 से कर दिए, 7 हिस्सों में तोड़ दिया, और मुझे भूमि को कितने देने, 3। तो 3 मैंने गुणा कर दी, भूमि को देने 3, तो 3 क्या 9/14। 9/14 यूनिट किसका हो गया बेटा हमारा, 9/14 यूनिट किसका हो गया, उत्तरी गोलार्ध में भूमि। अब मैं जल की बात करता हूं, तो मुझे जल भी तोड़ना है, 3/2 यूनिट तोड़ दिया मैंने 7 हिस्सों में, और जल के भाग कितने हैं 4, तो 4 से गुणा कर दी, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6/7 यूनिट क्या आया मेरा, जल आया। किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। अब हमसे पूछा कि दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर मैं इस चीज को ज्ञात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा किस प्रकार ज्ञात करता हूं, देखिएगा। अब मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करता हूं, तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हुए देखिएगा कि हमारा जो संपूर्ण पृथ्वी में जो हमारी भूमि थी वो कितनी हुई थी, 1 यूनिट, और उत्तरी गोलार्ध में भूमि आई 9/14 यूनिट। तो मैं संपूर्ण में से अगर उत्तरी गोलार्ध की घटा दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो भूमि बचेगी वो किसकी बचेगी, दक्षिणी गोलार्ध की। संपूर्ण की 1 यूनिट माइनस दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध की 9/14 यूनिट। अब मैं माइनस करूं 14 की 14, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5, 5/14 यूनिट आया हमारा दक्षिणी गोलार्ध की भूमि। अब मैं जल की बात करता हूं, जल कितना था टोटल, 2 यूनिट, और 2 यूनिट हमारा टोटल था संपूर्ण पृथ्वी में, और हमारे उत्तरी गोलार्ध में 6/7 यूनिट है, तो 6/7 यूनिट। तो 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया 8, तो 8/7 यूनिट क्या हो गया हमारा, जल हो गया। और हमें इनका ही रेशियो पूछा, तो मैं 5/14 अनुपात 8/7 ज्ञात करूं, तो कैसे ज्ञात करूंगा, 7 दूनी 14 और 2 जाएगा इसकी गुणा में, तो हमारा जो अनुपात आ रहा है वो 5:16, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हमारा जो अनुपात होगा भूमि तथा जल का वो होगा 5:16। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि प्रश्न बहुत ही लंबा है, तो इस चीज़ को दोबारा देखिएगा, उससे आपकी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं बताऊँ कि आपको प्रश्न करना किस प्रकार, तो बेटा प्रश्न देखिएगा किस प्रकार करना है, आइएगा। इतना समय हमारे पास नहीं होता एग्जाम में कि हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करें फिर उसके बाद आंसर को टिक करें, तो इतना समय हमारे पास नहीं होता। हमें प्रश्न करना है जल्दी और सटीक तरीके से सही उत्तर के साथ। तो देखिएगा बेटा किस प्रकार करेंगे, आइएगा। चलिएगा हम बात करते हैं कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी है जिसमें भूमि तथा जल का अनुपात है 1:2। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात है 3:4, तो
तो हमसे पूछा कि दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइएगा कि टोटल कितने हिस्से बनाएगा संपूर्ण पृथ्वी वाला? 2 हिस्से जल के, 1 हिस्सा भूमि का। तो टोटल जो बना रहे हैं वो कितने हिस्से बना रहे हैं, यानी कि 3 भाग बना रहे हैं, जिनमें से 1 भाग किसका? भूमि का, 2 भाग किसके? जल के। इतनी बात मैं पहले चीज में भी बता चुका कि ऐसे ऐसे होगा कि 1 भाग भूमि का होगा, 2 भाग जल के होंगे। तो टोटल जो क्षेत्रफल है वो 3 भाग है। तो मैं 3 भाग मान लूं, ऐसे 3 भागों को ऐसा मान लूं, ऐसी डिजिट मान लूं जो 4 और 3 7, जिसका मैं अर्धक करने पर, क्योंकि मुझे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में तोड़ना है, तो हमारे पास जो उत्तरी गोलार्ध में टोटल हिस्से होंगे 4 3 कितने होंगे? 7 होंगे। तो मैं ऐसी चीज मान लूं, 3 भाग को 3 का ऐसा मल्टीपल मान लूं कि इसका अर्धक करने पर जो संख्या है वो 7 से विभाजित हो, क्योंकि मुझे इनके हिस्से भी बांटने हैं, इसमें भूमि तथा जल भी बांटनी है। तो मैं क्या मानूं? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 3 नहीं 30, नहीं बैठ रहा। तो 7 का जो मल्टीपल होगा वो क्या? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 21, क्योंकि 21 का अगर दुगुना करूं, 21 का अगर दुगुना करूं तो कितना बैठ रहा? 42। तो मैं 42 ही मान लूं 3 भाग बराबर, 3 भाग बराबर अगर 42 मान लूं तो 21 इसे मिलेगा, 21 इसे मिलेगा, और हमारे 7 से क्या कट जाएगा? 21 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसी संख्या मानूं, अगर मैंने 42 ये मान ली कि 7 का मल्टीपल 7 या 21, तो 21 का दुगना मान लूं इसे। तो 7 या 21, 21 का दुगना 42, मैंने 42 ही मान लीजिए वो बात। जब 42 ही होगी, 2 बराबर बराबर भागों में बांटा, तो उत्तरी गोलार्ध में भी 21, दक्षिणी गोलार्ध में भी 21। बात समझ में आई? जब उत्तरी गोलार्ध में 21 और दक्षिणी गोलार्ध में 21, अब मुझे अगर इसकी भूमि का पता चल जाए, इसके जल का पता चल जाए, तो मैं इसकी भूमि और जल ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूं कि 42 में से ऐसे ऐसे इनका हो गया। अब आइएगा देखिएगा कैसे प्रश्न को हल करते हैं। अब 21 को मेरे डिवाइड करना है 3:4 में, तो 7 हिस्से हो गए, 7 हिस्से बराबर 21, एक हिस्से का मान कितना? 3, तो इसे मिलेंगे 9 और इसे मिलेगा 12, तो 9 और 12 आ गया जी। अब 9 आया भूमि, 12 आया जल, 12 आया जल, 9 आया भूमि। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर हमारे पास टोटल 42 था, अब इसका 21 हो गया इधर, अब इसका दक्षिण का बचा, अब दक्षिण का 21 हमें बांटना है कि 9 इसे मिल गया, 42 इसे मिल गया। अब मुझे बताइए इनका जो अनुपात था 3 भाग का 42 का, वो बांटना था 1:2 में, 3 हिस्सों में। तो 3 भाग बराबर 42, 1 भाग का मान 14, तो 14 हो गया हमारा क्या? भूमि टोटल, और हमारी जो जल हो गया 14 दूनी 28 हो गया क्या? जल। 14 टोटल भूमि थी, उत्तरी गोलार्ध में 9 आ गई, तो दक्षिणी गोलार्ध में बची कितनी? 5 अनुपात। अब 28 टोटल था, 28 में से 12 यहाँ आ गया जल, तो बचा कितना? 16। तो हमारा अनुपात भी क्या होगा? 5:16 होगा। बात समझ में आई? चलें तो फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कितना सटीक प्रश्न है, कितना हल्का प्रश्न है, और यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा और कितना हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो 117 रुपए को एबीसी में 1/2:1/3:1/4 में बांटना था, लेकिन भूलवश 2:3:4 में बांट दिया। तो ज्ञात करें कि सर्वाधिक लाभ किसे और कितना हुआ। तो मुझे बताइए कि ए भाई साहब, बी भाई साहब और सी भाई साहब में बांटना था, जिनका अनुपात था 1/2:1/3:1/4, लेकिन भूलवश बांट किस में दिया? 2:3:4। और हमसे कह रहा है कि बताइए सर्वाधिक लाभ किसे हुआ। तो सर्वाधिक लाभ की बात करें तो हमें 117 रुपए थे, जहां हमारे सी भाई साहब को चौथाई हिस्सा मिल रहा था। कौन सा हिस्सा? चौथाई हिस्सा मिल रहा था। अब हमारे सी भाई को भूलवश कौन सा हिस्सा मिल रहा? चौथा भाग ही मिल रहा है। यदि टोटल भाग 4 3 7 2 9 होंगे तो 4 हिस्से किसे मिल रहे हैं? सी भाई साहब को, लेकिन पहले कौन सा मिल रहा था? चौथाई भाग। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि चौथाई से चौथा भाग मिल रहा है, तो सर्वाधिक लाभ भी किसे हो रहा होगा? सी व्यक्ति को हो रहा होगा। तो सी व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ हो रहा है, ये तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर हमसे पूछता कि सर्वाधिक लाभ किसे हो रहा है, तो हम डायरेक्ट टिक लगाते किसका? सी का। लेकिन हमारे प्रश्न में एक चीज और पूछा क्या? कितना हुआ।
तो लाभ कितना हुआ ये चीज ज्ञात करने के लिए हमें कुछ प्रश्न को सोल्व करना पड़ेगा। तो प्रश्न सोल्व करते हैं, देखिएगा। अब मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारी अनुपात में अगर भिन्न दिखाई दे तो वो हमारे अनुपात को कभी भी शोभा नहीं देती। तो शोभा दिलाने के लिए क्या करते हैं, हमें भिन्न को क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। तो भिन्न को खत्म ऐसी क्या तिग्रम लगाए जो हमारे नीचे से भिन्न खत्म हो जाए। तो मैं इन तीनों के लहसे से तीनों में गुणा कर देता हूं। तो इन तीनों का लहसे 4 3 7, इन तीनों का लहसे 4 का 3 का और 2 का क्या होगा, 12 होगा। तो मैं इसमें भी 12 से गुणा, इसमें भी 12 से गुणा और इसमें भी 12 से। तो फिर इनका नया जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 6:4:3। यानी कि 6:4:3 में बांटना था, लेकिन बांट किस में दिया, 2:3:4 में। रुपए कितने, 117। तो 117 रुपए बांटने 6:4:3 में। तो 6 4 10 3 13 यूनिट बराबर 117। तो 1 यूनिट का मान 13 नंबर 117 यानी कि 9 रुपए। तो 1 यूनिट का मान 9 रुपए हमें निकालना मात्र और मात्र सी भाई साहब, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना कि कितना लाभ हुआ किसे, सी को। तो 9.27 रुपए मिल रहे थे किसे, सी को प्रारंभ में। लेकिन भूलवश के कारण, अब देखते हैं भूलवश के कारण क्या हुआ कि 2:3:4 में बांट दिया। बांटने कितने रुपए इस बार भी, 117 रुपए। तो 4 3 7 तो 9 भाग बराबर अब कितने हो रहे हैं, 117 रुपए। तो एक भाग का मान कितना आ रहा है, 13। तो मिल कितने रहे सी भाई साहब को, 4 भाग। तो 13 चौका 52 रुपए मिल रहे हैं। पहले मिल रहे थे 27, अब मिल रहे 52 रुपए। तो मुझे बताइए बच्चा लाभ कितने का हो रहा, आप कहेंगे जी 25 रुपए का लाभ। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो 25 रुपए का लाभ हुआ हमारे किसे, सी भाई साहब को। तो देखिएगा प्रश्न कितना हल्का था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न भी था। तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। आइएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार है बेटा कि एक हीरा 3 हिस्सों में 2:3:4 के अनुपात में टूट गया। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। यदि हीरा टूटने पर कुल 52,000 रुपये का नुकसान हुआ तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। हीरा टूटा, नुकसान अवश्य हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट प्रश्न है हमारे आज क्लास का। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। इस दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। यदि दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ हो तो दिल की मूल कीमत क्या थी। दोनों प्रश्न एक ही टाइप के हैं, लेकिन 2 प्रश्न करा रहा हूँ। कुछ प्रश्न मैं आपको सीट के माध्यम से दे दूंगा। देखिएगा, एक हीरा 3 हिस्सों में 2:3:4 के अनुपात में टूट गया। तो एक हीरा था जो टूट गया 2:3:4 में। तो मुझे बताइए हीरे की न्यूनतम मान, न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है जो 2:3:4 में टूट जाए। 4 3 7 2 9, यानी कि टोटल कितने हिस्से हो सकता है। अगर मैं टोटल हिस्सों में बात करूं तो कितने हिस्से हो सकते हैं, 9 हिस्से। तो मैंने मान लिया कि जो हीरा था वो 9 यूनिट था। अगर 9 यूनिट हीरा था तो 2:3:4 में टूटने पर जो होगा वो 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट, 4 यूनिट और 2 यूनिट में टूट गया होगा। 9 यूनिट टोटल हीरा था, 2 यूनिट में टूट गया, 3 यूनिट यानी कि 4 यूनिट। तो इनका अब भी रेशियो में बात करूं तो रेशियो जो होगा वो 2:3:4 होगा। तो यहां से देखिएगा प्रश्न किस प्रकार करते हैं। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि हीरे का वजन प्रारंभ में 9 यूनिट था तो टूटने के बाद 2 यूनिट का हीरा 1 बन गया, 3 यूनिट का हीरा 1 बन गया और 4 यूनिट का हीरा 1 बन गया। 3 हिस्सों में टूट गया। हीरे की कीमत वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्रारंभ में वजन 9 यूनिट था तो मूल्य मिलेगा 9 का वर्ग, यानी कि 9 81 यूनिट। और मैं अब की बात करूं तो 2 दूनी 4 यूनिट, इसका वर्ग 3 त्या 9 यूनिट और 4 चौक 16 यूनिट, यानी कि तीनों को मिलाकर 4 यूनिट, 9 यूनिट और 16 यूनिट। कुल की बात करूं तो 16 9 25 और 4 29 यूनिट। कुल जो मूल्य मिला होगा, कुल जो कीमत मिली होगी वो मिली होगी 29 यूनिट। प्रारंभ में मिली थी 81 यूनिट,
तो मैं अगर बात करूं कि घाटा कितने यूनिट का आया, तो बच्चा आंसर होगा कि 52 यूनिट का घाटा आया। लेकिन हमारे प्रश्न में घाटा कितने हजार रुपए का, 52,000 रुपए का। तो 52 यूनिट बराबर 52,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 1,000। अब हमारी मूल कीमत कितनी थी, 81 यूनिट, तो 81 यूनिट का मान भी कितना आ रहा है, 81 गुणा 1,000 बराबर 81,000। यानी कि 81,000 रुपये हमारा क्या था, हीरे की मूल कीमत थी। हीरे की जो मूल कीमत थी वो कितने रुपए थी, 81,000 रुपये थी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है। एक दिल अपनी भावनाओं में टूटता है, जो भावनाओं का अनुपात होता है वो होता है 1:2:3:4। 4 तरीके की भावनाओं में टूट जाता है हमारा दिल, और दिल टूटने पर हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो, क्योंकि भावनाओं में टूट गया। तो दिल की कीमत जो डिपेंड कर रही है वो किस पर कर रही है, भावनाओं के वर्ग पर। तो भावनाओं के वर्ग पर हमारे दिल की कीमत डिपेंड करती है। दिल टूटने पर नुकसान 700 रुपये का, तो दिल की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। तो हमारा दिल टूटा वो किस अनुपात में उसकी भावनाएं थी, 1:2:3:4। तो मैं कुल भावनाओं का मान अगर ज्ञात करूं तो 4, 3 7, 2 9 और 1 10, यानी कि 10 यूनिट टोटल भावनाएं थी। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट में टूट गई। तो टूट गई तो क्या करें, हमें तो उत्तर निकालना है। अब तुम दिल तोड़ना मत, आइएगा तो कैसे निकालते हैं। तो दिल की जो कीमत है वो है हमारी भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि डिपेंड किस पर कर रही है, भावना के वर्ग पर। तो 10 का वर्ग अगर मैं ज्ञात करूं तो कितना होता है बच्चा, 100 यूनिट। अब मैं इसका वर्ग ज्ञात करूं तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। प्रारंभ में 100 यूनिट मूल्य मिल रहा था, लेकिन अब जो मूल्य मिल रहा है टूटने के बाद 1 यूनिट, 4 यूनिट, 9 यूनिट और 16, टोटल की बात करूं तो 16 में 25 और 5 30 यूनिट मूल्य मिल रहा है मुझे, कब, टूटने के बाद। तो 100 यूनिट मिल रहा था, 30 यूनिट अब मिल रहा है, तो घाटा कितने यूनिट का आ रहा है, 70 यूनिट का। और 70 यूनिट का घाटा है, लेकिन एक्चुअल में हमारे प्रश्न में कितने रुपए का घाटा आ रहा है, 700 रुपये का। तो मैं बात करूं कि 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है बच्चा, 10। 1 यूनिट का मान 10, हमारी जो मूल कीमत थी वो कितनी थी, 100 यूनिट थी। तो 100 यूनिट का मान 100 गुणा 10 यानी कि कितना आएगा बच्चा, 1,000 रुपये। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, 1,000 रुपये हमारे दिल की क्या होगी, मूल कीमत होगी। तो देखिएगा किस प्रकार से हम रेशियो की पूरी क्लास को कंप्लीट कर पाए। तो धीरे धीरे अब हम डेली क्लास अपनी लगाते रहेंगे, यानी कि डेली वीडियो आती रहेगी। तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक हमारे कंटेंट को पहुंचाइएगा, जिससे उनको भी कुछ ना कुछ सहायता या हेल्प मिले हमारे द्वारा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उससे क्या है कि हम भी आगे वीडियो बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपका प्यार हमें किसी अच्छे मुकाम तक ले जा सकता है, तो उसके लिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो रेशियो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगली क्लास में हम किस प्रकार मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। तो अभी हम अंक गणित पढ़ रहे थे, अंक गणित का पहला चैप्टर अनुपात समानुपात हमने क्लियर किया। तो अगला चैप्टर जो होगा वो बेटा हमारा होगा समय तथा कार्य। और मैं धीरे धीरे अब इसके साथ साथ एडवांस मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अब जो मैथ होगा हमारा वो 2 वे में होगा। तो एक होगा हमारा अंक गणित, जिसमें हमारा अब दूसरा जो चैप्टर होगा, पहला हो गया अनुपात, तो दूसरा होगा समय तथा कार्य। और मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस मैथ में जो हमारा चैप्टर चलेगा उसका नाम होगा प्रायिकता। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि प्रायिकता चैप्टर कराइएगा, तो प्रायिकता चैप्टर मैं कराने वाला हूं। उस चैप्टर का किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रायिकता की बात कराऊंगा। तो धीरे धीरे हम एडवांस को भी पढ़ेंगे। एडवांस के कुछ चैप्टर होते हैं, एक अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ये 5-6 चैप्टर है, उसको हम क्लियर करेंगे। और इसके बाद जो हम चैप्टर करने वाले हैं, समय तथा कार्य करने वाले हैं, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय तथा कार्य का 2 या 3 प्रश्न आसानी से मिलता है।
तो उस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करें कि मिनटों सेकंडों में हम कैसे करें कि हमारा प्रश्न क्या हो, सही हो और सटीक हो। मेनली बात ये नहीं होती कि हम प्रश्न को कर पा रहे हैं, हम कम समय में प्रश्न को सही उत्तर दे पा रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है। महत्वपूर्ण बात कंपटीशन एग्जाम की यही होती है कि कम समय में सही उत्तर दें और सटीक उत्तर दें, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कंपटीशन की। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, बहुत धन्यवाद आप सभी का।